हेलो माय डियर। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे आप सभी छात्रगणों को मैं रवि यूनिक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे हिंदी सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करने के लिए हम लोग एक दूसरे से मुखातिब हुए हैं। जुड़े हुए आप तमाम छात्रों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं माय डियर, 6/4/2024 6 अप्रैल 2024 में बिहार डीएलएड की प्रवेश परीक्षा में जो हिंदी की प्रश्न पूछी गई थी, उन्हीं प्रश्नों पे चर्चा करने के लिए हम लोग एक दूसरे से मुखातिब हुए हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। तो यहां पे संधि विच्छेद से सवाल किया हुआ है। दूसरा सवाल है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि संधि, समास, इन चीजों से प्रश्न पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करते हैं, बाद में अन्य चीजों पे हम लोग की चर्चा होगी। देखिए, सबसे पहला प्रश्न माय डियर, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है। तो मनोयोग यहां जो शब्द है माय डियर, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। और जब विसर्ग संधि का उदाहरण होगा तो दो यहां तत्व बनेंगे, जो दो पद बनेंगे, वह जो है माय डियर मनः मनः जोड़ योग, मतलब मन में चल रही योग, मन में चल रही चिंतन, मन की योग, उसको बोलेंगे मनः जोड़ योग, बराबर होगा माय डियर विसर्ग और ओकार मिल करके ओकार बनाएगा तो हो जाएगा हमारा मनोयोग। तो मनः जोड़ योग, मनः जोड़ आयोग नहीं होगा माय डियर, मनोयोग नहीं, विसर्ग संधि है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर, मनः जोड़ योग बराबर मनोयोग। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास वैसे समासिक पद को, समस्त पद को कहते हैं जो सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, एक विशेष अर्थ देते हैं। देखिए, निस दिन, निसी दिन का मतलब होता है प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। तो प्रतिदिन यहां अव्ययी भाव समास, जो अव्यय से शुरू हो रहा है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा पुरुष सिंह। ये सामान्य शब्द है, समस्त पद नहीं है, समासिक शब्द नहीं है। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, यह जो है माय डियर यहां हमारा द्विगु समास होगा। चूंकि प्रथम जो यहां पे पद है संख्यावाचक, संख्या सूचक है, इसलिए बी नंबर द्विगु समास का उदाहरण है। तो यहां जो पूछ रहा है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है, तो आपका ऑप्शन सी नंबर चला जाएगा, नीलकंठ। इसका स्पेशल, नीलकंठ मतलब जिसका कंठ नीला हो, अर्थात महादेव, भोलेनाथ, भोले शंकर, मतलब इसका एक विशेष अर्थ है, विशेष भाव है। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण हमारा यहां था नीलकंठ। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि खरा खोटा शब्द में समास बताइए। तीसरा भी प्रश्न समास से है। तो देखिए, प्रीवियस ईयर का प्रश्न बनाने से यही हम लोगों को स्पष्ट हो जाता है कि बोर्ड जो है कौन कौन से चैप्टर से सवाल को उठा रहा है, कहां से सवाल ला रहा है, कौन कौन से चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं किसी प्रतियोगिता परीक्षा में। उसके बाद जो सवाल पूछा जा रहा है, उस सवाल का लेवल क्या है, ये चीज स्पष्ट हो जाता है। तो देखिए, खरा खोटा एक शब्द है माय डियर, खरा खोटा शब्द में समास पूछ रहा है कि खरा खोटा शब्द का समास क्या है। तो बहुब्रीहि समास होता है जो विशेष अर्थ देता है, खरा खोटा कोई विशेष अर्थ नहीं दे रहा है। द्विगु समास जिसका प्रथम पद संख्या सूचक, संख्यावाचक है, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा माय डियर। तत्पुरुष समास वैसे समस्त पद जिनके दोनों पदों के बीच कारक के विभक्ति चिन्ह लगे हुए हों, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। खरा खोटा का अभिप्राय होता है खरा और खोटा, खरा अथवा खोटा, खरा या खोटा। तो जब दो समस्त पदों के बीच अथवा या और का भाव छिपा हो, तो वैसे समासिक पद को द्वंद्व समास का उदाहरण मानते हैं। तो यहां पे जवाब हमारा 3 नंबर का 1 नंबर आंसर चला जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो रही होगी। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में अपना राय को देंगे, राय रखेंगे, क्या समझ में आ रही है, क्या नहीं आ रही है। देखिए,
गद्यांश है। एक गद्य है, एक छोटा सा कहानी है। अब इस कहानी को पढ़ करके, इस गद्य को पढ़ करके इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका जवाब देना है। करा कि श्री कृष्ण कहां आए थे, तो देखिए, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। पांडव और कौरवों की युद्ध, यहां ये कविता है माय डियर, ये पद्यांश जो है ये महाभारत से संबंधित है। कौरव पांडव के युद्ध जब अटल होते चला जा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं पांडव की ओर से मैत्री का संदेश लेकर के कौरव के पास, दुर्योधन के पास जाते हैं। क्या और कहां जाते हैं? उस जो युद्ध अटल दिख रहा था, उस भीषण विध्वंस को बचाने के लिए पांडव का संदेश लेकर के दुर्योधन के पास, कौरव के पास जाते हैं। कहां? भगवान हस्तिनापुर आए। कहां जाते हैं? तो हस्तिनापुर जाते हैं माय डियर। कुरुक्षेत्र में जाते हैं? नहीं। मथुरा जाते हैं? नहीं माय डियर। गांव जाते हैं? नहीं। तो आपका सही विकल्प जो हो जाएगा बी नंबर विकल्प हो जाएगा माय डियर, बी ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, किस वाक्य का उदाहरण हो? आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप स्वस्थ और मस्त रहें। ऑलवेज मैं बोलता हूं कि विद्यार्थीगण आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो ये हमारी क्या है? हमारी ऐसी अपेक्षा है, हमारी ऐसी शुभकामना है, हमारी ऐसी कामना है कि लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें। तो ये क्या है? इच्छा सूचक वाक्य है। कामना सूचक वाक्य या इच्छा सूचक वाक्य एक ही है। निषेध वाचक या निषेध बोधक वाक्य होता है माय डियर, जिसमें नेगेटिविटी, काम के न होने की बात हो, जिसमें किसी भी घटना या काम को संकेत, इशारा दिया जाए, संकेत किया जाए, संकेतवाचक, और काम के होने में संदेह हो, घटना के घटित होने में संदेह हो, शक हो, तो संदेहवाचक या संदेह बोधक वाक्य होता है। तो यहां जो वाक्य है इच्छा बोधक या कामना सूचक वाक्य है। एसिड, एसिड के लिए सही परिभाषिक शब्द अंग्रेजी का शब्द है माय डियर एसिड। इसका मतलब होता है किसी चीजों से, किसी विचारों से, किसी कल्पनाओं से सहमत होना या उसको स्वीकार कर लेना, मान लेना। एसिड का मतलब होता है माय डियर मान लेना। कमी करना, कमी करना का मतलब होता है करटेल, CURTAIL, करटेल। करटेल अंग्रेजी का शब्द, इसका मतलब होता है कमी करना, कटौती करना। या एक वर्ड होता है माय डियर लेसन। लेसन का मतलब भी होता है कम करना, नीचे लाना, गिराना। अनुकूल होना का मतलब आप अंग्रेजी के लिए एक वर्ड लिख सकते हैं फेवर। फेवर मीन्स होता है अनुकूल होना, फेवरेबल होना। संक्षेप करना का आप अंग्रेजी लिख सकते हैं माय डियर PRECISE, प्रेसिस या प्रेसाइज का मतलब होता है संक्षेप करना, छोटा करना। या समरी या समराइज, समराइज का मतलब भी होता है छोटा करना, समरी मीन्स संक्षेप। शब्दों का सार्थक समूह, जब दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ मिला करके एक भाव का उत्पन्न हो, एक भाव की उत्पत्ति हो, जब बहुत से एक से अधिक शब्दों को मिला करके एक ऐसी परिकल्पना किया जाए, एक ऐसी परिपाटी बनाया जाए जिसकी उस शब्द समूहों का एक खासा अपना अर्थ निकले, भाव निकले, हम उसे वाक्य कहते हैं। मतलब वाक्य क्या है? तो वाक्य जो है सार्थक समूहों का एक सार्थक ग्रुप है, भाव है। तो शब्दों का सार्थक समूह जिससे किसी भाव, विचार पूर्णतः प्रकट किया जाए उसे वाक्य कहते हैं। शब्दांश नहीं, शब्दों का अंश शब्दांश कहते हैं। शब्द का छोटा हिस्सा शब्दांश कहलाएगा। शब्द वर्णों का समूह, अक्षरों का समूह, अक्षरों का सही क्रम में रखा गया समूह जिसका एक अर्थ निकले वो शब्द कहलाता है। और ध्वनि, ध्वनि क्या है? मनुष्य के वाग इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी निकलता है वह क्या है? ध्वनि है। जैसे हम लोग जो बोल रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, ये क्या है? ध्वनि के माध्यम से, है ना, वर्ण को एक साथ जोड़ करके शब्द बना रहे हैं और शब्दों को एक साथ जोड़ करके वाक्य का रूप दे करके अपनी भावनाओं को एक दूसरे के समक्ष प्रकट कर रहे हैं। तो शब्दों का जब समूह बन करके अपनी भाव एवं विचार को प्रकट करेंगे तो वो वाक्य हो जाए। वर्णों का समूह को सही क्रम में रख करके एक सही भाव लेकर के आएंगे तो वो शब्द हो जाएगा, है ना। और शब्द का वह छोटा पार्ट, वह छोटा हिस्सा, ठीक है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाए।
शब्द का वह छोटी इकाई जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जाए उसी को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। लिखित इकाई वर्ण है और बोली जाने वाली इकाई ध्वनि है। परलोक का विशेषण क्या होता है? पारलौकिक। परलोक का विशेषण होता है माय डियर पारलौकिक, है ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, गाल बजाना मुहावरा है। गाल बजाना एक हमारा क्या है? मुहावरा है। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलना, बेमतलब का बोलना, है ना, इधर उधर की फिजूल बातें करना, इसी को बोलते हैं माय डियर गाल बजाना। अभिप्राय, डींग हाँकना, चिंता नहीं करना, बाजा नहीं बजाना, चुप नहीं रहना, क्या चीज? डींग हाँकना, फिजूल की बात करना, इधर उधर की बात करना, बेजरूरी बात करना, उसी को बोलते हैं माय डियर गाल बजाना। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वकीलों ने कागजों की जांच की, इत्र में सुगंध है, वह डाल महीन है। माय डियर वकीलों ने कागजों की जांच परख कर ली, ये सही वाक्य है। वाक्य शुद्ध है तो हमें अशुद्ध वाक्य का खोज करना है। जो वाक्य गलत है उसको खोजना है, वही हमारा आंसर बनेगा, विकल्प बनेगा, ऑप्शन बनेगा। ये वाक्य शुद्ध है इसलिए ये हमारा विकल्प नहीं बनेगा। इत्र में सुगंध होता है, इत्र में सुगंध है, यह भी वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन नहीं बनेगा। उसने तो हस्ताक्षर कर दिए, यह भी वाक्य शुद्ध है, इसलिए ये हमारा विकल्प नहीं बनेगा, आंसर का पार्ट नहीं बनेगा, आंसर का हिस्सा नहीं बनेगा। आंसर का हिस्सा है सी नंबर वाक्य, वह डाल महीन है। किसी भी पेड़ पौधा का डाल जो है वो महीन नहीं होता है, वह डाल, वह डाली, वह शाखा मोटा या पतला होता है। तो यहां हम बोल सकते हैं कि वह डाल पतली है, पेड़ की शाखा पतली है, ये बोल सकते हैं। महीन शब्द यहां प्रयोग नहीं होगा माय डियर। इस वाक्य में यही गलती है और हमें गलत वाक्य ही, अशुद्ध वाक्य ही पहचान करनी थी। तो यहां 4 ऑप्शन में अशुद्ध वाक्य का जो ऑप्शन है, विकल्प है, सी नंबर है। आगे चलें, नदी कलकल करती हुई बहती चली जा रही थी। माय डियर नदी क्या है? बहती चली जा रही थी, नदी बहती चली जा रही थी। माय डियर जाना, चलना और बहना तीनों क्या है? अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको क्रिया। क्या बोलते हैं? बहना, चलना, जाना, आना, खाना, बजाना, खड़ा होना, बैठना, सोना, जागना, हंसना, मुस्कुराना, गाना, बजाना, सब क्या है? क्रिया है। तो जब क्रियावाचक शब्दों का, क्रियाबोधक शब्दों का एक समूह बनता है उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। वाक्य में प्रयोग किए गए क्रियाबोधक शब्दों के समूह को क्रिया पदबंध कहते हैं। यदि संज्ञाबोधक शब्दों का समूह होता है वाक्य में तो उसको संज्ञा पदबंध, विशेषण तो विशेषण पदबंध, सर्वनाम तो सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण तो क्रिया विशेषण पदबंध। यहां क्रिया है तो जवाब आपका 1 नंबर क्रिया पदबंध हो जाएगा। 12 नंबर जो प्रश्न है माय डियर कि इनमें कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? मतलब ये 4 वाक्य है, इसमें हमको यही पहचानना है माय डियर इस प्रश्न में कि कर्तृवाच्य का वाक्य कौन है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वाच्य हिंदी में 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कुदाल से मिट्टी उठाई जा रही है। माय डियर उठाना यहां क्रिया है, उठाया जा रहा है, क्या उठाया जा रहा है? मिट्टी। तो मिट्टी जो है यहां हमारा कर्म है, ऑब्जेक्ट है। तो जिस वाक्य में क्रिया का फोकस, क्रिया के मूल में कर्म हो, वह कर्मवाच्य का वाक्य होगा। यहां कर्तृवाच्य का वाक्य पहचानना है, इसलिए 1 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। वृद्ध से बैठा नहीं गया, वृद्ध से बैठा नहीं गया। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, आप पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ा जाता है क्या? पुस्तक। कौन पढ़ रहा है इसकी चर्चा नहीं है, क्या पढ़ रहा है उसकी चर्चा। तो पुस्तक यहां कर्म है, पढ़ने का काम पुस्तक पे हो रहा है, यहां भी क्रिया का फोकस जो है कर्म पे है, इसलिए यह भी कर्मवाच्य का उदाहरण है, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। वृद्ध से बैठा नहीं गया, कौन नहीं बैठ रहा है? तो वृद्ध। किससे बैठा नहीं जा रहा है? तो वृद्ध से। तो यह भी हमारा जो है
कर्तृवाच्य नहीं है, भाववाच्य का जो है से उदाहरण है। भारत ने एक उपग्रह छोड़ा। छोड़ा, कौन छोड़ा? भारत छोड़ा। क्या छोड़ा? उपग्रह छोड़ा। तो वाक्य के मूल में क्या है? भारत, जो इस वाक्य का क्या है? कर्ता है। तो जब किसी वाक्य की शुरुआत कर्ता से हो तो वह वाक्य जो है कर्तृवाच्य का उदाहरण माना जाता है। यहां पे जो जवाब होगा माय डियर, सी नंबर ऑप्शन होगा। अब देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य को इसमें पहचानना है। सही वाला वाक्य को, 3 गलत है, 1 सही है, एक जो सही है वही हमारा आंसर होगा। सड़क में भीड़ जुट गई। सड़क में भीड़ जुटता नहीं है, ठीक है। यह बात कोई को मत कहना, तो कोई नहीं होगा माय डियर, यहां होगा किसी। यह बात किसी को मत कहना। पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा। यह वाक्य शुद्ध है, यही हमारा ऑप्शन बनेगा। तब शायद वह अवश्य आएगा। माय डियर, ये तब और शायद दोनों एक तरह का काम कर रहा है। इस वाक्य में शुद्ध हो यह होगा तब वह अवश्य आएगा या शायद वह अवश्य आएगा, ये दोनों में से कोई एक ही होगा। इसलिए यह भी वाक्य शुद्ध है, यह भी वाक्य शुद्ध है। भीड़ में नहीं हो, सड़क में नहीं होगा, सड़क पर भीड़ जुट गई, भीड़ आ गई, भीड़ लग गई, यह आपका भाव होगा, में नहीं होगा माय डियर। इसलिए यह भी वाक्य हमारा अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य का जो ऑप्शन है, विकल्प है, 1 नंबर है। आइए 14वें नंबर का जो प्रश्न है माय डियर, शब्द शक्ति से है। तो सबसे पहले हम लोगों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो शब्द शक्ति माय डियर, शब्द शक्ति जो है वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में लगे हुए, वाक्य में उपयोग किए गए शब्द का भाव ही शब्द शक्ति कहलाता है। अब शब्द शक्ति जो होता है 3 तरह का होता है माय डियर, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जब वाक्य में प्रयुक्त शब्द का भाव सामान्य हो, कोई विशेष नहीं हो, जो शब्द है, जो शब्द का जो सामान्य भाव है, जो सब लोग जानता है, जो उसका प्रसिद्ध भाव है, वही भाव में उस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वहां पे उस शब्द की जो शक्ति है अभिधा की है। लेकिन जो शब्द प्रयोग किया गया है वाक्य में, वो जो शब्द है उस शब्द का सामान्य भाव को छोड़ करके वो कोई स्पेशल प्रयोजन के लिए कुछ स्पेशल, कुछ खास वो भाव लेकर के आ रहा है, फ्लेवर लेकर के आ रहा है, कुछ खास अर्थ दे रहा है, तो वहां पे वो लक्षणा हो जाएगा माय डियर। लेकिन यदि कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो और उस शब्द का अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग परिकल्पनाओं में अलग अलग भाव लेकर के आ रहा है, तो वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति हो जाता है। या किसी शब्द से किसी व्यक्ति पर हास्य, उपहास, मजाक या व्यंग किया जाए तो व्यंजना शब्द शक्ति होता है। व्यंग्यात्मक भाव भी व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो हम पहले ही चर्चा कर चुके माय डियर कि शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो रस है शब्द शक्ति का भेद नहीं, रस एक अलग विषय वस्तु है, अलंकार एक अलग विषय वस्तु है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना यही शब्द शक्ति के उदाहरण हैं, भेद हैं। तो आपका जो जवाब होगा यहां पे प्रश्न के अनुसार 1 नंबर जवाब होगा। 15वें प्रश्न माय डियर, नाटे कद के व्यक्ति। आइए देखिए, शब्द शक्ति से ही आपका प्रश्न पूछ दिया गया। नाटे कद के व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा। राहुल नाम का एक बालक है, एक बच्चा है, जो एक नाटे कद के व्यक्ति को देखा है और बोल रहा है, ने कहा कि ऊंट आ रहा है। बताइए माय डियर, कोई नाटा व्यक्ति को देख करके देखिए देखिए ऊंट आ रहा है, तो बताइए उसका हम क्या कर रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। तो जब हंसी, व्यंग, मजाक का भाव होता है, तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वहां पे जो शब्द शक्ति, वाक्य में शब्द का जो भाव लेकर के आता है वो व्यंजना शब्द शक्ति का आता है। आपका सही जवाब 3 नंबर व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है 16 नंबर माय डियर, कि काव्य में जब 2 भिन्न वस्तुओं में समान गुण धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है,
उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? आइए, कह दिया कि जब काव्य में दो चीज है, दोनों के बीच में हम क्या कर रहे हैं? समानता दिखा रहे हैं, दोनों को एक समान मान रहे हैं, है ना, दोनों को एक समान मान रहे हैं, वस्तु में समान गुण धर्म हम दिखा रहे हैं। जैसे उसका चाल हिरन के जैसा है, तो चाल की तुलना हम हिरन से कर दिए, है ना, तो यहां पे हमारा क्या हम आइडिया? उपमा अलंकार हो जाएगा। जब दो व्यक्ति वस्तु के बीच में समानता दिखाते हैं तो उपमा अलंकार होता है। जैसे उनकी बाल रुई के जैसी है, या रुई के समान है, या मतलब रुई के समान उनका बाल मुलायम है, सॉफ्टनेस, दोनों की क्वालिटी एक तरह के है, बाल का और रुई का, तो यहां पे उपमा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, जब काव्य की पंक्तियों में एक समान प्रकार के व्यंजन वर्ण का रिपीटेशन हो तो उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब किसी एक शब्द का प्रयोग किसी काव्य धारा में, काव्य पंक्ति में एक से अधिक बार किया जाए और जितना बार वो शब्द आए अलग अलग अर्थ, अलग अलग भाव लेकर के आए, तो उसको यमक अलंकार कहते हैं माय डियर। तो ये आपका 3 ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहां जो प्रश्न पूछ रहा है इसका सही विकल्प 1 नंबर विकल्प होगा, ए ऑप्शन होगा। वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? वर्णों की आवृत्ति, वर्ण मतलब क ख ग अ आ ई, मतलब स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण कुछ भी हो, तो वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? तो अभी मैं बताया माय डियर इसके पिछले प्रश्न में कि जब कोई काव्य की पंक्तियों में, जब वाक्यों में किसी वर्णों का बार बार आवृत्ति हो, बारंबारता हो, रिपीटेशन हो, तब वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए अनुप्रास अलंकार का ये सब विभेद है, भेद है। छेकानुप्रास अलंकार, लटानुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार तब होता है कि जब किसी एक वाक्य में, जब किसी काव्य की किसी एक पंक्ति में एक वर्ण नहीं, एक से अधिक वर्णों की बार बार रिपीटेशन हो, तब वहां पे हमको छेकानुप्रास होता है। मतलब एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति, मतलब एक से ज्यादा वर्ण बार बार रिपीट हो तो छेकानुप्रास होगा। लटानुप्रास, जब वर्ण नहीं शब्द की बारंबारता हो, कोई शब्द ही बार बार आ जाए, शब्दों की बारंबारता हो, शब्द ही रिपीट हो जाए, तो लटानुप्रास होता है। और अंत्यानुप्रास, जब कोई काव्य, कोई दोहा, कोई पद लिखा गया हो और दोहा के दोनों जो अंतिम जो लाइन है, जो दोनों हमारा जो माय डियर क्या वाक्य है, लाइन है, उसका अंतिम जो शब्द है उसके वर्ण दोनों का समान हो, मतलब अंतिम वर्ण समान हो, अंतिम वर्ण समान हो, तब वहां क्या है? अंत्यानुप्रास कहते हैं। अंत्या, अंत्या मतलब अंत, अंतिम वाला वर्ण दोनों पदों में समान हो तो अंत्यानुप्रास कहते हैं। तो आपको अनुप्रास समझ में आ गया होगा कि अनुप्रास किसे कहते हैं, छेकानुप्रास, लटानुप्रास और अंत्यानुप्रास किसे कहते हैं, यमक क्या है, रूपक क्या है ना, उत्प्रेक्षा क्या है, विभावना क्या है, मानवीकरण क्या है, उपमा क्या है, ये सब छंद और अलंकार में इन चीजों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो छंद, अलंकार, रस, समास, संधि, वाक्य, शब्द शक्ति, शब्द भेद, इन चीजों से सबसे ज्यादा हिंदी में प्रश्न पूछा जाता है इन विषय से। मैं परिवर्तन हूं, चीर नवीन, एक तरफ चीर भी कह रहा है, दूसरी तरफ नवीन भी, समय के पंखों पर आसीन। किसके पंख पर? समय के पंख। तो समय है, समय को किस रूप में दिखाया जा रहा है? तो समय को, समय के पंखों पर आसीन, समय के पंख, समय का पंख लगा हुआ है, मतलब समय जो है एक किस तरह का काम कर रहा है? उड़ने का काम कर रहा है, चलने का काम कर रहा है। मैं यहां आदमी है माय डियर, एक व्यक्ति की तुलना समय के पंख, समय से किया जा रहा है। तो जब इस प्रकार का तुलना किया जाए, ऐसी तुलना, जब एक व्यक्ति, वस्तु या किसी दो चीजों की ऐसी तुलना हो जहां पे एक दूसरे के बीच में
विभेद करना, अंतर करना बड़ी मुश्किल हो, अंतर नहीं किया जा सके, तो वैसे अलंकार को रूपक अलंकार कहते हैं। मैं परिवर्तन हूं चिर नवीन, जो समय के पंखों पर आसीन है ना। एक व्यक्ति जो है समय के, मतलब मैं परिवर्तन को समय के पंख से ऐसी समानता किया गया है, जिन दोनों के बीच में विभेद कर पाना अंतर है, तो रूपक हो जाएगा। उपमा, जब दो चीजों के बीच, दो चीजों के गुण का, धर्म का, स्वभाव का समानता की तुलना हो, जिसमें सा, के जैसा, के समान, सम से तुलना किया जाए, समानता दिखाया जाए, तो उपमा हो जाएगा। उत्प्रेक्षा, जब उपमान और उपमेय में उपमान को, उपमान और उपमेय की तुलना में उपमान को श्रेष्ठ और उपमेय को नीचा दिखाया जाए, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार। या फिर उपमान और उपमेय में, उत्प्रेक्षा अलंकार में इस बात ध्यान देना है कि जब तुलना किया जाएगा तो मनो, मनहूं, मानो, जनो, जनू, जानहूं, इस प्रकार के उत्प्रेक्षा बोधक शब्द का प्रयोग करके दो चीजों के बीच में तुलना होगा, तब उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और जब किसी निर्जीव वस्तु को मानव के रूप में दिखाया जाए, मानव के क्रियाकलापों से तुलना किया जाए, तो वहां पे मानवीकरण हो जाएगा माय डियर। नेक्स्ट चलते हैं। मंद हंसी मुखचंद जुनहाई में कौन सी अलंकार है? तो मुखचंद माय डियर, मुखचंद, मुख जो है, मुखड़ा जो है ना, मुख जो है वो किसके समान है? चंद्रमा के समान है। मुख को चंद्रमा कह रहे हैं, मुख जो है वो चंद्रमा है, चंद्रमा के समान नहीं है। मुख चंद्र मतलब मुख जो है वो चंद्रमा है, मतलब हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पे किसी व्यक्ति वस्तु को किसी दूसरे पर आरोपित कर दे रहे हैं, उपमान को उपमेय पर ही आरोपित कर दे रहे हैं, प्रत्यक्ष डायरेक्ट ऐसी तुलना कर रहे हैं कि दोनों को हम विभेद नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। तो ऐसी तुलना को अभी हम लोग चर्चा किए हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। उपमा और मानवीकरण नहीं। श्लेष पे यदि चर्चा करें तो माय डियर, जिस तरह से यमक, यमक जो है किसी काव्य की पंक्ति में एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग करके अलग अलग अर्थ लेकर के आता है, उसी तरह से श्लेष जो है एक शब्द जो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, अलग अलग भावों में अलग अलग अर्थ लेकर के आता है। प्रयोग एक ही जगह हो कोई एक शब्द, लेकिन अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग भाव लेकर के आए, तो वहां पे श्लेष अलंकार कहा जाता है। आगे यदि देखते हैं तो 20 नंबर प्रश्न। उन्नत हिमालय के धवल वह सुरसरियों टूटती, मानो पयोध से धारा के दुग्ध धारा छूटती। इस पंक्ति में दोनों के बीच उन्नत हिमालय के धवल वह सुरसरी यों टूटती, सुरसरी, मानो पयोध के धारा से दुग्ध धारा छूटती, पयोध के धारा से दुग्ध धारा छूटती, और सुरसरी, इन दोनों के बीच का हम जो है से क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। किस चीज से? मानो से। तो अभी हम चर्चा किए थे कि जब दो चीजों की तुलना में मानो, मनहूं, जानो, जनो, जनहूं शब्द लगा हुआ हो, तो वहां पे जो अलंकार होगा माय डियर, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। 3 नंबर ऑप्शन। मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? माय डियर, मोहब्बत को क्या कहा जा रहा है? जहर कहा जा रहा है। तो एक तरफ जहर है और दूसरे तरफ वो क्या है माय डियर? मीठा है। तो दोनों के बीच में क्या है माय डियर? दोनों के बीच में कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, विरोध का भाव है। एक तरफ जहर और दूसरे तरफ मीठा है। जहर होगा तो मीठा कैसा, मीठा होगा तो जहर कैसा? तो दोनों के बीच में क्या है? विरोध है ना। इसको कंट्राडिक्टरी फीलिंग यहां पे है माय डियर, कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। मोहब्बत मीठा चीज है लेकिन उसको जहर बता रहा है, और जब जहर है तो मीठा कैसा? तो ये क्या है? विरोधाभास है। वैसे शब्दों को रखा गया है जिसमें एक दूसरे पे विरोध उत्पन्न करे। आगे कह रहा है माय डियर, छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? ये जो छंद शब्द है यह संस्कृत के शब्द से बना है, और वो शब्द जो है वो धातु है, मतलब क्रियाबोधक शब्द है। धातु क्रियाबोधक शब्द होता है, संस्कृत के क्रियाबोधक शब्द को ही धातु कहते हैं। तो छंद जो शब्द है
कौन सा, संस्कृत के कौन सा क्रियाबोधक शब्द से बना है? तो यहां माय डियर याद रखिएगा छिदी, छिदी धातु है, इसी से क्या बना है? छंद बना है माय डियर। 23 नंबर सवाल है, मानुष हैं तो वही रसकान, बसौ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अब तनी इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितना है वर्ण? वार्णिक छंद है, वर्णों वाली छंद है। और कितना वर्ण है? तो 24 वर्ण है माय डियर, 24 वर्ण है। आगे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 13 वर्ण मिल के 24 वर्ण बना रहा है। तो ये हमारा क्या है माय डियर? सवैया है। और जब पूरे लाइन में मात्र 11 वर्ण हो तो उसको उपेंद्र बज्रा कहते हैं या इंद्र बज्रा कहते हैं। इंद्र बज्रा और उपेंद्र बज्रा में 11 वर्ण होता है, सवैया में 24 वर्ण होता है, कवित में 15 वर्ण होता है माय डियर। तो यहां कवित नहीं होगा, उपेंद्र बज्रा और इंद्र बज्रा नहीं होगा, यहां पे सवैया आपका सही जवाब होगा। आ जाइए कवित, मालिनी। देखिए मालिनी, मालिनी में 15 वर्ण होते हैं, कवित में 31 वर्ण होते हैं। पांचाली रीति का संबंध किस काव्य गुण से है? ध्यान दीजिएगा, पांचाली रीति का संबंध किस काव्य गुण से है? तो पांचाली रीति प्रसाद गुण से है। माधुरी गुण, माधुरी गुण कौन सी रीति से आती है? तो वैदर्भी रीति, वैदर्भी रीति का उदाहरण है माधुर्य गुण। और ओज गुण जो है माय डियर, ओज गुण जो आता है यह गौड़ी रीति से आता है। क्या चीज? गौड़ी, गौड़ी रीति। पंचाली रीति प्रसाद गुण, माधुरी गुण हो गया आपको वैदर्भी, और ओज गुण हो गया गौड़ी रीति। वात्सल्य रस किसे कहते हैं? तो रस 9 होते हैं। अभिनव गुप्त के द्वारा रसों की संख्या 9 बताया गया है, इसलिए रस को नव रस भी कहा जाता है। तो माय डियर 9वें रस में एक हमारे वात्सल्य रस आता है। तो वात्सल्य रस जो होता है माय डियर, जब मां और पुत्र का, मां और बच्चे का जो भाव होता है, जो प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, ममतामयी जो स्नेह होती है, उसी को वात्सल्य रस कहते हैं। करुणा के भाव करुण रस में होते हैं, निर्वेद भाव शांत रस में होते हैं, घृणा का भाव जो होता है माय डियर ये आपका वात्सल्य रस में नहीं होगा, ये अस्थाई भाव अलग है। बाल सुलभ भाव, बाल सुलभ बच्चों का मां के प्रति, पिता के प्रति जो भाव है, यह हमारा क्या है माय डियर? वात्सल्य रस है। या मां का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम है, लाड़ है, दुलार है, प्यार है, वह वात्सल्य रस का उदाहरण है। तो वात्सल्य रस बाल सुलभ भाव को कहते हैं। तो इस सेशन में आपका 25 प्रश्न, चूंकि डीएलएड जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें 25 हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे, बीएससी, बिहार पुलिस, बीएसएससी, डीएलएड या पारा मेडिकल की तैयारी करते हैं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, यदि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, टेस्ट में अपने आप को जांचना परखना चाहते हैं, तो आप हमारे यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन का यूनिक टेस्ट पास ले सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले प्ले स्टोर से यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लें, और उसके बाद आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसके टेस्ट पास को लेकर के आप अपने आप को माप सकते हैं, भांप सकते हैं। यदि किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप हमारे 8434897582 वाली नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जुड़े हुए आप तमाम विद्यार्थियों का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी राय, अपनी विचार जरूर रखेंगे कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों का ये सेशन कैसा लगा और कितने बेनिफिशियल है, कितना आप लोगों के लिए फायदेमंद है। धन्यवाद।